हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी। इसका फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव होता है किसी भी चीज़ से पहले, जैसे हम क्रिसमस ईव की बात करते हैं तो क्रिसमस से पहले वाले दिन को क्रिसमस ईव बोला जाता है। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की आज़ादी से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी। आप सबको पता हो है, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया था 200 ईयर्स के लिए, 2 सेंचुरी के लिए रूल किया था। तो जब हमें आज़ादी मिली तो उससे पहले हमारी इकोनॉमी की क्या हालत थी, क्या कंडीशन थी, ब्रिटिश ने किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया हमारी इकोनॉमी का, किस तरह की वो पॉलिसी अडॉप्ट करते थे तो जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। इसमें हम इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स पढ़ेंगे आज़ादी से पहले। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी, क्या उसके फीचर्स थे। अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रिटिश के आने से पहले कैसी थी। हम ये तो बात कर रहे हैं कि आज़ादी से पहले कैसी थी, बट ब्रिटिश जब तक हमारे इंडिया में नहीं आए थे तब तक हमारी इकोनॉमी कैसी थी, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। तो ब्रिटिश के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी में आती थी, काफ़ी हद तक उसमें डेवलपमेंट थी। अगर हम बात करें इंडिया की हैंडीक्राफ्ट यूनिट को, तो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट यूनिट सारे हिंदुस्तान ने छोड़ो सारे वर्ल्ड में फेमस था। जो इंडिया के कारीगर अपने हाथों से चीज़ बनाते थे वो पूरे वर्ल्ड में उसको नाम से जाना जाता था कि इंडिया का सामान है, तो मतलब अच्छी क्वालिटी का सामान है। इतना फेमस था इंडिया का हैंडीक्राफ्ट ब्रिटिश के आने से पहले। इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था हमारा वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए। अवर एक्सपोर्टर्स, जो एक्सपोर्ट करते थे हमारे यहाँ से सामान, इंजॉयड ग्लोबल रेपुटेशन, उनको एक फेम का फ़ायदा मिलता था क्योंकि उनको जाकर सेल आउट नहीं करना होता था, डिमांड इतनी ज़्यादा होती थी कि लोग खरीदने के लिए आते थे। द सिल्क एंड द कॉटन टेक्सटाइल वर फेमस फॉर देयर फाइन क्वालिटी। जो हमारी टेक्सटाइल, हमारा कॉटन की इंडस्ट्रीज थी और हमारा जो सिल्क था, जो मखमल का सिल्क, जो मखमली सिल्क होता है ना हमारे यहाँ का, वो बहुत फेमस था पूरे वर्ल्ड में। और एक वो गुडविल थी हमारी पूरे के पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया का प्रोडक्ट है हैंडीक्राफ्ट में तो बहुत अच्छा होगा। ये थी हमारी सिचुएशन ब्रिटिश के आने से पहले। बट जैसे ही ब्रिटिश आए, ब्रिटिश बिगिन द सिस्टमेटिक एक्सप्लोइटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ब्रिटिश ने हमारी इकोनॉमी का एक सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लोइटेशन करना स्टार्ट कर दिया। द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एक्सप्लॉयड एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह कर दिया अपने फ़ायदे के लिए। द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज डिस्ट्रॉयड बाय एक्सप्लोइटिंग द डोमेस्टिक मार्केट। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको बर्बाद कर दिया ताकि इंडिया उनके लिए मार्केट बन सके। अगर इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री नहीं होगी तो इंडिया को सारा प्रोडक्ट ब्रिटिश से लेना पड़ेगा और इंडिया एक मार्केट का काम करेगा ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स के लिए। तो इस तरह से हमारा 2 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, दोनों ही मेन सेक्टर्स को इन्होंने बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया। फीचर्स पढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी किस पोजीशन पर थी इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले। फर्स्ट है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी होता है रुकी हुई अर्थव्यवस्था। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, रुकी हुई अर्थव्यवस्था, कि जो हमारी इकोनॉमिकल पोजीशन थी वो रुक चुकी थी, उसका डेवलपमेंट बिल्कुल रुक चुका था। ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कम्प्लीटली ए स्टैग्नेंट इकोनॉमी, कि पूरी तरह से एक रुकी हुई अर्थव्यवस्था के साथ चल रही थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज़ द वन विच शो लिटल और नो ग्रोथ इन इनकम, जिसमें कोई ग्रोथ ही नहीं होती है तो ना के बराबर, जो मैटर ही नहीं करती, वरना होती ही नहीं है। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने तो कभी कोशिश ही नहीं की कि इंडिया की नेशनल इनकम काउंट करें, पर कैपिटल इनकम काउंट करें, क्योंकि उनको मैटर ही नहीं करता था, उनको तो अपने देश का फ़ायदा देखना था। बट जो दादा भाई नारोजी थे या DC देसाई थे, इन लोगों ने सबसे पहले कोशिश करी कि एटलीस्ट हमें इंडिया की पर कैपिटल इनकम पता लगे। और
पर कैपिटल इनकम बहुत कम थी इंडिया की उस टाइम पर, बहुत लो था। जो इंडिया का जीडीपी था वो बहुत कम था जब इन्होंने एस्टिमेट किया। तो स्टेगनेंट इकोनॉमी फर्स्ट फीचर है इंडिया की इकोनॉमी का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकंड, बैकवर्ड इकोनॉमी, नाम से ही पता लग रहा है बैकवर्ड मतलब पिछड़ी हुई। इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। एन इकोनॉमी इज कॉल्ड अ बैकवर्ड इकोनॉमी व्हेन देयर इज अ लो पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम होता है अगर एक देश की इनकम है 1000 रुपीज़ की और एक देश में 100 लोग रहते हैं तो हर एक इंसान के हिस्से में 10 रुपये आए, तो 10 रुपये पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम पूरे ईयर की होती है। और अगर हम देखें 1947 और 48 में जब पर कैपिटल इनकम काउंट की गई तो वो 230 रुपीज़ पर पर्सन था। एक इंसान के हिस्से में सिर्फ 230 रुपये आते हैं एक साल में। पर कैपिटल इनकम सिर्फ 230 रुपये बनती थी 1947 और 48, मतलब जो इंडिपेंडेंस की जस्ट बाद जब काउंट की गई तो सिर्फ इतना सा ही पर कैपिटल इनकम थी। थर्ड है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेट द इंडियन इकोनॉमी एज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिविंगहुड। हमारा पूरा देश में सबसे ज़्यादा अगर लोग जी पा रहे थे, किसी चीज़ पर डिपेंड थे, तो वो था एग्रीकल्चर। 72% जो पीपल हैं पॉपुलेशन की वो एग्रीकल्चर के लिए काम करते थे और कंट्रीब्यूट सिर्फ 50% जीडीपी में करते थे। जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। उसका क्या कारण था? क्योंकि डेवलपमेंट ही नहीं हुई थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड है, बट प्रोडक्शन उतना अच्छा हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि ब्रिटिश काम करवाते थे अपने तरीक़ों से, अपने फ़ायदे के लिए। वे लैंड की फर्टिलाइजेशन पावर उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते थे और अपने तरीके से वो प्रोडक्ट बनवाते थे जिससे लैंड की फर्टिलाइजेशन बेशक ख़राब हो जाए, बस उन्हें प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो इसीलिए एग्रीकल्चर का भी एक्सप्लोटेशन हुआ और सिर्फ जीडीपी में वो 50% ही कंट्रीब्यूट कर पाती थी। नेक्स्ट है ब्लीक इंडस्ट्री, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक का मतलब होता है बेरंग। बेरंग होता है इस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग, बट यहाँ पर ये वर्ड डिनोट कर रहा है कि जिसमें मतलब है ही नहीं, कुछ भी ग्रोथ का ऑप्शन ही नहीं है। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडिया का हमने पढ़ा कि हैंडीक्राफ्ट यूनिट बहुत अच्छा था, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट था, बट इट वाज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश। बट ब्रिटिश की पॉलिसी के कारण हमारा हैंडीक्राफ्ट जो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस था वो भी डिस्ट्रॉय होता चला गया। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट रन। अगर इंडिपेंडेंस के बाद के टाइम की बात करें तो जो छोटी छोटी इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। अब जो इंडिया है, इंडिया कैपिटल गुड्स के लिए, मतलब जो यूज़ करने वाली चीज़ें उन चीज़ों के लिए पूरी तरह से ब्रिटेन पे डिपेंड थी कि ब्रिटेन से चीज़ें आएंगी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म कर दिया। अब चीज़ें चाहिए तो इंपोर्ट करो। इंपोर्ट के लिए कंडीशन थी कि सिर्फ ब्रिटिश से ही कर सकते हैं, ब्रिटेन से ही कर सकते हैं। तो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा था? ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिफ्थ, हैवी डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, एग्रीकल्चर ख़त्म कर दिया तो सारा का सारा माल तो बाहर से ही आएगा यूज़ करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। तो अगर हम बात करें द कंट्री वॉज हैविली डिपेंड अपॉन इम्पोर्ट, चाहे वो मशीनों की बात हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड इक्विपमेंट हो, सब के लिए ब्रिटेन पे, इम्पोर्ट पे ही हम डिपेंड थे। आर्मी के लिए अगर हमें वेपन्स भी चाहिए, अगर आर्मी के डिफेंस के लिए हमें हथियार चाहिए तो वो भी हम इंपोर्ट करते थे। कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं होता था इंडिया में। मशीन सा, स्विंग मशीन, मेडिसिन्स, ऑयल, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये भी हम नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे, इनके लिए भी हम इंपोर्ट पर ही डिपेंड थे। 6 पॉइंट, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। शहरीकरण मतलब ऐसी जगह जहाँ पर हर तरह की आपको सुख सुविधाएं मिल जाती है, हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, फैसिलिटीज़ मिल जाती है। बट 1948 में भी सिर्फ 14% लोग अर्बन एरिया में रहते थे, सिर्फ 14% लोग, बाकी सारा रूरल एरिया में रहता था, क्योंकि उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कभी प्रोवाइड ही नहीं की गई। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी मतलब ना तो हमारा पूरी तरह से कैपिटलाइजेशन अडॉप्ट हुआ था और ना ही पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन था। एक मिक्स तरह की इकोनॉमी चलती थी जिसपे पूरी तरह से कंट्रोल था ब्रिटिश का। वे अपने अकॉर्डिंग
काम करवाते थे, और इसी को बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी और सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। और इस तरह की इकोनॉमी के कारण प्रोडक्शन रेट बहुत लो हो गया था। तो कुल मिलाकर जो ये सारे पॉइंट है ये हमें बता रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी का किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ। जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा तो उन्होंने इस हालत में छोड़ी थी हमारी इकोनॉमी, रुकी हुई अर्थव्यवस्था थी, बैकवर्ड थी, सिर्फ एग्रीकल्चर चलता था, वो भी जो अच्छे से काम नहीं करता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म हो चुका था, हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंड करते थे, वो भी ब्रिटेन के। अर्बनाइजेशन था ही नहीं, और इकोनॉमी का भी कोई सिस्टम नहीं था, कोई पॉलिसीज़ नहीं थी। तो इस तरह की इकोनॉमी पे अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे। इसके आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सप्लोटेशन हुआ, क्या अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, किस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर की उन्होंने पॉलिसी बना रखी थी। बार बार एक वर्ड आता है ना, सिस्टमैटिक एक्सप्लोटेशन, तो वो सिस्टम क्या था वो आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ तक का होप आपको समझ आया होगा। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।